शार्ट में अपनी कुछ बातें कहना चाहूँगा। आखिर अशोक स्तंभ ही क्यों? हर आदमी जिधर देखिए आज अशोक स्तंभ बनाने में लगा हुआ है। आखिर अशोक स्तंभ ही क्यों? मंदिर क्यों नहीं, मस्जिद क्यों नहीं, गुरुद्वारा क्यों नहीं, चर्च क्यों नहीं? आखिर अशोक स्तंभ ही क्यों? अशोक स्तंभ हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। जैसा कि मंगलम जी ने बताया कि अशोक स्तंभ के ऊपर जो 4 शेर हैं वो हमेशा चारों दिशाओं में धर्म को प्रचारित करते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन एक बात और है, चारों शेरों की 4 खूबियां हैं। भगवान बुद्ध ने 4 चीजें कही थी। क्या 4 चीजें कही थी? उन्होंने कहा था दुख है। उन्होंने कहा था दुख है, तो दुख का कोई न कोई कारण होगा। अगर कोई न कोई कारण है तो उसका कोई न कोई निवारण भी होगा। उसका निवारण क्या उन्होंने बताया? अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग या मिडिल पाथ या 8 गोल पाथ, यह सब उसी का नाम है। ये चारों शेर उन 4 आर्य सत्यों के प्रतीक हैं। आर्य सत्य का मतलब होता है फंडामेंटल ट्रूथ। पहला शेर, इसमें देखते हैं चारों शेर एक ही मुद्रा में, हंसते हुए मुद्रा में, लेकिन जो अशोक ने जो अशोक स्तंभ बनाया था, जो असली जो मूल जो सारनाथ में है, उन चारों शेरों की 4 मुद्राएं हैं। पहला शेर जो है दुखी मुद्रा में है, दूसरा शेर चिंतन की मुद्रा में है, तीसरा शेर हल्का सा मुस्कुराने की मुद्रा में है, और चौथा शेर खिलखिलाकर हंस रहा है, यानी वो दुखों से मुक्ति पा चुका है। तो ये अशोक स्तंभ जो है कोई मामूली चीज नहीं है। ये पूरा भगवान बुद्ध के संदेश को हमेशा प्रसारित करता रहता है। आप अपने तिरंगे झंडे को देखते हैं। तिरंगे झंडे में क्या बना है? क्या बना है? अशोक चक्र बना है। कभी आपने सोचा है वो चक्र कहां से लिया गया? आपने कभी ध्यान नहीं दिया। जो तिरंगे झंडे में अशोक चक्र बना है, वो चक्र सबसे पहले भगवान बुद्ध के दोनों हाथ पे जन्म से ही चक्र बने थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एनसीईआरटी की हिस्ट्री की किताब में लिखा हुआ है। भगवान बुद्ध के दोनों हाथ पे जन्म से ही चक्र बने हुए थे। उन चक्रों का इस्तेमाल सबसे पहले सम्राट अशोक ने किया, इसलिए उस चक्र का नाम क्या पड़ गया? अशोक चक्र पड़ गया। अब आप समझ गए होंगे तिरंगे झंडे में जो अशोक चक्र है वो कहां से लिया गया है। अब ये चक्र है क्या चीज, ये भी समझने की चीज है। ईसाई धर्म का प्रतीक क्या होता है? क्रॉस होता है। क्रॉस ईसाई धर्म का प्रतीक होता है। मुस्लिम धर्म का प्रतीक क्या होता है? चांद और तारा होता है। हिंदू धर्म का प्रतीक क्या होता है? ओम होता है। उसी तरीके से बौद्ध धर्म का प्रतीक चक्र होता है। बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या होता है? चक्र होता है। अब तिरंगे झंडे में चक्र के जगह पे चांद तारा बना होता है। बात समझने की कोशिश करिए। तिरंगे झंडे में चक्र के जगह पर चांद तारा बना होता है, तो झंडा देख के क्या समझते? भारत कौन सा राष्ट्र है? क्यों आलोक जी? मुस्लिम राष्ट्र। क्रॉस बना रहता तब, ओम लिखा रहता तो, चक्र बनाया तो किसी को समझ में नहीं है भारत कौन सा राष्ट्र है। भारत कौन सा राष्ट्र है? बौद्धिस्ट राष्ट्र है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का लाट है, जो बुद्ध के का प्रतीक है। तिरंगे झंडे में अशोक चक्र है, जो बौद्ध धर्म का प्रतीक है। बहुत से लोग
यहाँ नाम लेके बुला रहे थे, फलाना मौर्य जी आ जाइए, ये मौर्य जी आ जाइए, ये मौर्य जी आ जाइए। एक्चुअली मौर्य कोई टाइटल नहीं है। जो बहुत से लोग सोचते हैं कि मौर्य एक टाइटल है, मौर्य एक टाइटल नहीं है। मौर्य एक सभ्यता है, संस्कृति है, एक कल्चर है। मौर्य क्या है? मौर्य एक जाति नहीं है, मौर्य एक सभ्यता है, संस्कृति है, कल्चर है। समझने की कोशिश करिए। आज भी कहीं कोई चीज खुदाई पे मिलती है तो हम क्या कहते हैं? ये मौर्य कालीन है, ये गुप्त कालीन है, ये कनिष्क कालीन है। ये कालीन कहने का मतलब है कि उस समय ये प्रचलन में था, ये इस तरह का रहन सहन था, इस तरह का खान पान था। तो ये बहुत बड़ा शब्द है। मौर्य को जात से केवल न जोड़िए। आज हम भारत को देखते हैं, भारत की पूरी पहचान मौर्य समाज से है, मौर्य जात से या मौर्य कल्चर से है। कैसे है मैं आपके सामने सिद्ध करता हूँ। भारत जब आजाद हुआ, भारत में कोई अच्छे होटल नहीं थे। उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने होटल बनवाए। उन होटलों का नाम क्या रखा, कोई बता सकता है? अशोका ग्रुप, मौर्य शेराटन। भाई काहे को मौर्य शेराटन रखते? उसको मिश्रा शेराटन रख देते, चौबे शेराटन रख देते, पाणे शेराटन रख देते। कोई मौर्य ले तो कहने नहीं गए कि भैया इसका मौर्य शेराटन रखो होटल का, इसका अशोका ग्रुप रखो। नहीं रख सकती, क्योंकि ये जितने टाइटल हैं जो भी मैं गिनाया, इनका कोई इतिहास नहीं है। मौर्य का इतिहास है। इतिहास का पहला पन्ना खोलोगे तो मौर्य साम्राज्य से ही शुरू होता है पहला पन्ना। तो भारत में जो होटल्स हैं वो मौर्यों के नाम पे है। भारत के जो पता है, जानते हैं उस कुर्सी पे क्या लिखा हुआ है? उस कुर्सी पे पाली भाषा में लिखा हुआ है, धम चक पवतना है। राष्ट्रपति जिस कुर्सी पे बैठता है ऑफिशियल, उस पे लिखा हुआ है धम चक पवतना है, पाली भाषा में। जिसका मतलब होता है कि मैं इस कुर्सी पर बैठकर भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते के अनुसार कार्य करूंगा। ये राष्ट्रपति के कुर्सी पे लिखा हुआ है। राष्ट्रपति जिस कुर्सी पे बैठता है उसकी पीछे दीवार पे जानते हैं किसका फोटो लगा है? भगवान बुद्ध का। किसका लगा है फोटो? भगवान बुद्ध का। राष्ट्रपति भवन में केवल एक ही मूर्ति है, और किसकी है वो? गौतम बुद्ध की। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री अशोका, सारे के सारे आपके पूर्वजों के नाम पे है। यहां तक कि जो ट्रेन चलती है उस ट्रेन का भी नाम है मौर्य एक्सप्रेस। क्या नाम है? मौर्य एक्सप्रेस, जो गोरखपुर से हटिया तक जाती है। एक मौर्य ध्वज एक्सप्रेस है। कोई मौर्य रेल मंत्री नहीं रहा, कोई मौर्य रेल मंत्री रहा है आज तक, लेकिन इनके नाम पे जो है ट्रेनें चलती है। क्यों नहीं मिश्रा एक्सप्रेस बना दिए, पाणे एक्सप्रेस, चौबे एक्सप्रेस बना दिए? नहीं बना सकते, क्योंकि ये हमारे देश की कल्चर है, सभ्यता है, संस्कृति है। जिसका नेम प्लेट लगाया घर का, उसी का तो हुआ मकान हो। तो भारत रूपी जो घर है, आप समझिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। जो भारत रूपी घर है इंडिया, उसके पीठ पे किसका मोहर लगा हुआ है? किसका मोहर लगा हुआ है? अशोक के लाट का। भारत रूपी घर पे किसका मोहर लगा हुआ है? अशोक के लाट का। तो ये घर किसका हुआ? ये घर मौर्य जी का हुआ, लेकिन मौर्य जी को पता ही नहीं कि ये भारत हमारा घर है। इस घर पे दूसरे कुर्सी पे बैठ के पता नहीं कौन कौन मजा ले रहे हैं। इस घर का जो है सारी
रौनक का मजा ले रहे हैं। अब मौर्य जी को पता नहीं, इनके घर पे मौर्य जी का नेम प्लेट लगा हुआ है अशोक का लाट। जहां भी भारत का आदमी जाता है उसके गाड़ी के आगे क्या लगा रहता है? अशोक का लाट। सब जानता है कि मौर्य जी के देश से आए हैं। अब मौर्य जी को पता नहीं। अब चीज ये है कि जब आपको अपनी इतिहास के बारे में जानकारी नहीं तो कौन आपको बताने जाएगा? आप अपने जमीन की रजिस्ट्री कराने जाते हैं। आलोक जी सुन रहे हैं? आप अशोक स्तंभ बनाते हैं, इसीलिए आपको सुना रहा हूं। आप रजिस्ट्री कराने जमीन का जाते हैं, स्टैंप पेपर आपने देखा है? स्टैंप पेपर पे क्या बना रहता है? अशोक का लाट और अशोक चक्र। तो जिस पे रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं उस पे आपके दादा का पहले ही से नाम लिखा हुआ है। जिस कागज पे आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हो उस पे आपके दादा का पहले ही चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक का नाम लिखा हुआ है कि ये जमीन तुम्हारी है, मौर्य जी की ये जमीन। अब मौर्य जी उसी पे धकाधक रजिस्ट्री कराए जा रहे हैं। तो चीज है कि जानने की कोशिश करिए, ये भारत की जितनी भूभाग है सब आपकी है। सम्राट अशोक ने जब से अपनी तलवार रख दी, अब आलोक जी के घर में अशोक की तलवार टंगी हुई थी हजारों साल से। तो आलोक जी सोचे कि अरे भाई मेरे घर में एक पुरानी तलवार टंगी है, ये साले किसी काम की नहीं है, इसमें तो जंग लग रहा है, क्या करते हैं इसको ले चलते हैं, कुछ इस्तेमाल करते हैं। आलोक जी गए, उस तलवार के अशोक की जो पुरानी वाली तलवार थी उसको उन्होंने खेत में इतना इस्तेमाल किया, इतनी बुराई कर दी इस तलवार से कि तलवार खुरपी बन गई। तलवार क्या बन गई? खुरपी बन गई। अब आपको यदि फिर से सत्ता हासिल करनी है तो उस खुरपी को फिर से पीट करके वही अशोक वाली तलवार बनानी पड़ेगी, तब आप फिर से इस देश में अपनी सत्ता को कायम कर सकते हैं। ये अशोक स्तंभ कोई मामूली चीज नहीं है, जैसा अभी सच्चिदानंद जी ने कहा, बताया इसके बारे में बहुत चीजें बताई हैं। ये मामूली चीज नहीं है। अशोक स्तंभ वो चीज है, वो अस्मिता है, भारत की अखंडता है। जिस दिन ये खत्म हो गया उस दिन भारत भी खत्म हो जाएगा। अभी सच्चिदानंद जी कह रहे थे कि सम्राट अशोक ने पत्थर पर लोहे से लिख करके भगवान बुद्ध के उपदेशों को उधेड़ करके जगह जगह पूरे अपने राज्य में फैला दिया था ताकि प्रजा उसको पढ़ करके उसके अनुसार कार्य करे। लेकिन जानते हैं बाद में लोगों ने जो अशोक की असली सूक्तियां थी उसको किसमें बदल दिया? लिख लोढ़ा पर पत्थर। आप कहावत सुने होंगे, मौर्य जी समझ रहे हैं, आप खीर खाने में मस्त हैं। उस सूक्ति को कह दिया लिख लोढ़ा पर पत्थर। ये हमारे सच्चिदानंद जी भी बताते थे। वो एक्चुअली सूक्ति ये थी लिख लोहा पढ़ पत्थर। अशोक ने क्या कहा था कि हे मेरे पुत्रों, मैं पत्थर पर लोहे से लिख रहा हूं, तुम लोग इसको पढ़ो और इसके अनुसार चलो, कार्य करो। लेकिन बाद में लोगों ने उसको क्या बना दिया? लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। तब सोचिए भारत के लोग कितने महान हैं। वो जो है गुड़ को गोबर बना देते हैं, गोबर को गणेश बना देते हैं, वो कुछ ही मतलब कुछ भी कर सकते हैं वो। तो ये हमारा देश बहुत विचित्र देश है। इसकी बहुत सी सही चीजों को विकृत किया जा चुका है। अब हम इसको सही फॉर्म में लाना है, सही रूप में ला करके। ये अशोक स्तंभ बनाने का जो विचार या धारणा मेरे मन में जो आया है, वास्तव में ये अशोक क्लब की ही देन है। मैं अशोक क्लब को की भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं भी डॉक्टर साहब का भाषण सुना करता था, लेकिन मैंने देखा कि डॉक्टर साहब जहाँ भाषण देते हैं कोई उसको 2 घंटा
अपने दिमाग में याद रखता है, कोई 24 घंटा, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन, कोई 4 दिन, कोई 1 सप्ताह, इसके बाद वो भूल जाता है। तो हमने सोचा कि कोई ऐसा चीज बनाओ जो 24 घंटे सच्चिदानंद जी की बात को लाउड स्पीकर की तरह चिल्ला चिल्ला कर बताता रहे। तो सबसे पहले हमने जो है अशोक स्तंभ जो है रायबरेली में बनाया था। और रायबरेली में किसके क्षेत्र में? अखिलेश सिंह के क्षेत्र में, जो अखिलेश सिंह जानते होंगे यूपी का सबसे शरीफ विधायक है। क्यों भाई यादव जी? सबसे यूपी के सबसे शरीफ विधायक है। मैं क्यों कहूँ भाई वो बदमाश है। तो वहाँ के मौर्य लोग कहे कि अरे साहब आप बना दोगे तो हम लोग को जिंदे काट के गाड़ देगा जमीन में। तो हमने कहा ऐसा है, पहला फावड़ा मैं लगाता हूँ और पैसा भी मैंने दिया 90% अशोक स्तंभ में, आप बनवाया। और वो देखते रह गया। इसके बाद अशोक स्तंभ बन गया। उसके घर के मुश्किल से 400-500 मीटर की दूरी पे। इसके बाद वहां के मौर्य लोगों का हौसला बढ़ गया। इसके बाद अब क्या था? अब तो सच्चिदानंद जी का जो कारवां था, जो सोच था, विचारधारा था हमारा फैले, वो अशोक स्तंभ के रूप में फैलना शुरू हो गया। अब तक मैंने जो है करीब 36 अशोक स्तंभ विभिन्न जनपदों में बनवा चुका हूँ। अभी 4 अशोक स्तंभ जो है निर्माणाधीन है, जिसमें अभी भंते जी का जो 25 था उसमें भी मेरा काफी सहयोग रहा है। लेकिन मैं भंते जी 25 तारीख को ही करना चाहते हैं। मैं अब इनकी मर्जी, बुलाएंगे मैं भी आऊँगा। लेकिन मैं थोड़ा चाह रहा था कि थोड़ा और ठंडी बढ़ जाती, नवंबर में करते तो ज़्यादा अच्छे तरीके से गैदरिंग होती और अच्छी भीड़ आती। तो मेरे कहने का मतलब, जितना हम इस अशोक स्तंभ को बनाएंगे उतनी जागृति फैलेगी। ये समानता का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, किसी धर्म का प्रतीक नहीं है। कोई सोचता है कि ये कोई मौर्य लोगों का प्रतीक है, मौर्य लोगों का प्रतीक नहीं है। मौर्य लोगों का शासन आज चल नहीं रहा है डायरेक्टली रूप में, लेकिन इनडायरेक्टली रूप में आज भी मौर्य वंश का शासन भारत में चल रहा है। कैसे? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक गवर्नर हाउस के गेट पे क्या बना रहता है? क्या बना रहता है लोग जी? अशोक का लाट बना रहता है। हमारा शासन आज भी इनडायरेक्टली रूप से हमारा ही शासन चल रहा है। उसको सही शासन में परिवर्तित करना है। सही शासन में परिवर्तित करने के लिए मैंने बताया आपको कि खुरपी को पीट करके फिर से तलवार बनाना होगा। जो अशोक के खुरपी हमारे बिरादरी के लोगों ने इतना खेतों में मोथा निकालने में इस्तेमाल कर दिया कि वो घिस के खुरपी का रूप ले लिया। तो मुझे अब बहुत कुछ नहीं कहने, बहुत लोग अपनी बातें कह चुके हैं और कहने को तो बहुत बातें थी, लेकिन अब समय बहुत नहीं है। इन्हें सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं चाहूँगा कि ये जो अशोक स्तंभ बनाने का कारवां है आगे बढ़ता रहे। और जैसा कि हरिश्चंद्र मौर्य जी 1 लाख की बात कह रहे हैं, 1 लाख नहीं बल्कि भारत के हर गांव में अशोक स्तंभ बने। जितने गांव हैं हर गांव में अशोक स्तंभ बने। और एक अशोक स्तंभ बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं आते, बस इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। मेरा अब तक का रिकॉर्ड है, मैं जहाँ जाता हूँ, जहाँ मेरी पोस्टिंग होती है, सबसे पहले मैं अशोक स्तंभ के बारे में सोचता हूँ कि वहाँ अशोक स्तंभ बने। कानपुर में 2 अशोक स्तंभ करीब करीब पूरा होने के बाद है। तो मेरे कहने का मतलब हर आदमी अपना मोटिवेशन इस तरीके से दे तो हम लोग इस मिशन में आगे बढ़ सकते हैं। समाज में समानता, शांति, एकता और भाईचारा ला सकते हैं और हम लोग एक मैत्री भाव के प्रतीक बन सकते हैं। नमो बुद्धाय। जय भारत, जय संविधान।